अब सिरप पीने की वजह से सीकर में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि जयपुर और भरतपुर में कई लोग बीमार हो गए हैं। भरतपुर और सीकर में खांसी की सिरप पीने से उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी और बेहोशी की शिकायत लोगों ने दर्ज की है। बताया है शिकायत सामने आने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने RMSCL को गंभीरता से जांच कर तत्काल जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। RMSCL ने सिरप के बैच के वितरण और मरीजों के इस्तेमाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस दवा पर रोक लगा दी। औषधि नियंत्रण राजस्थान को बैचों के वैधानिक नमूने लेकर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला में जांच करवाई जाएगी। और RMSCL के प्रबंधक निदेशक पुखराज सैन ने बताया है कि मुफ्त में दी जाने वाली दवाओं की जांच गुणवत्ता जांच निगम की प्रयोगशाला के जरिए कराई जाती है और इसमें गुणवत्ता मानकों में खरा उतरने पर ही औषधि को अस्पतालों में वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इतने लोगों की तबीयत खराब हो गई, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? वही सिरप पीने के बाद जयपुर में एक बच्ची बीमार हो गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया। फिलहाल हालत में तो सुधार है। कब हुआ, कैसे हुआ, वो जानने की कोशिश करूं। क्या नाम है आपका? मैंने गई से दवाई दिलाई? यहाँ सांगानेरी डिस्पेंसरी, हाँ, अच्छा। वहाँ से दिलवाई थी मैंने। शाम को बुखार की दवाई दी, ठीक थी। और सुबह भी मैंने बुखार की दी थी और 1 बजे इसकी खांसी चल रही थी तो मैंने खांसी की दवाई दी। तो यही दवाई थी? हाँ, यही दवाई थी। ये दवाई देने के बाद में मैंने इसको, ये सो जाती है 1 बजे, 1 बजे सो गई। सोने के बाद में मैंने इसको 4 बजे उठाया दूध पिलाने के लिए, तो ये बेचैन पड़ी हुई थी, बेहोश की हालत। उठी नहीं ये उठी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर डॉक्टर के पास लेके आए। वहीं आसपास के नहीं, आसपास के नहीं, यहाँ पे अनीता डॉक्टर था, वहाँ पे बताया कि ये बहुत सीरियस है, आप या तो आसपास अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ या साकेत हॉस्पिटल में लेके जाओ। आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? नहीं, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं है अभी। तो हमने तो अभी इनको इन्फॉर्म तो किया नहीं, अभी यहाँ हॉस्पिटल में है, वहाँ गए भी नहीं हम। हाँ, अभी बताया नहीं उनको, हमने ना बोला हमने। बिल्कुल। मैं शिवानी आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर बैच नंबर दिया हुआ है KL25/263, यानी इस बैच की ये जो दवाइयाँ हैं पूरे प्रदेश की अलग अलग PSC CSC के अंदर पहुंचाई गई। हालांकि अभी जो है इस पूरी मेडिसिन को लेकर जो है यहाँ पर बैन लगा दिया गया है और ये जहाँ पर इस बैच को या फिर इससे संबंधित जो बैच थे उनको भेजा गया था, वहाँ पर जो कह सकते हैं कि इनको देने से पूरी तरीके से मना किया गया है। अगर अभी मैं इस बच्चे की बात करूँ तो ये बच्ची है पूरी तरीके से अभी जो कह सकते हैं हालांकि रिकवर नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रही है और आज शाम तक जो है इस बच्ची को जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए, चाहे आप सीकर की बात कीजिए या फिर आप भरतपुर की बात कीजिए, वहाँ पर भी इसी तरीके का मामला है वो सामने आया और ये वही दवाई है जिसके सेवन से जो विदेश के अंदर किसी जो कह सकते हैं कि ऐसे कई देशों के अंदर भेजी गई थी, जिसके बाद से जो है इस पूरी तरीके से इस मेडिसिन को जो कह सकते हैं बैन कर दिया गया था। और अब जो है राजस्थान के अंदर इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर देखा जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये मेडिसिन जो है अमूमन जो बच्चों को 4 साल से कम बच्चे होते हैं उनको देने से पूरी तरीके से मना किया जाता है। तो अभी फिलहाल बच्ची की तबीयत में तो थोड़ा सा सुधार है, लेकिन खांसी की दवाई से तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर RMSCL क्वालिटी कंट्रोल के कार्यकारी निदेशक जयसिंह से भी सवाल किया गया। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। 28 तारीख को पहली बार हमारी जानकारी में आया था, भरतपुर के 2 स्वास्थ्य केंद्रों से खबर आई थी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन मेडिसिन देने के कारण बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। ये रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही हमने उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे स्टेट के अंदर प्रतिबंधित कर दिया। हमारा ई-औषधि सॉफ्टवेयर है, उससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लॉक कर दिया। एज ग्रुप का इश्यू है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन जिस दवाई के लेने से मरीजों में शिकायत की बात हमारे सामने आई है, उस दवाई का वितरण हमने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। न केवल उन पर्टिकुलर बैचेस का बल्कि सभी बैचेस का जो कैशन फर्मा नाम की कंपनी ने वितरित किए, उन सभी का उपयोग एक बार हमने रोक दिया। फिलहाल सरकारी दवा केंद्रों पर इस दवाई को रोक लगा दी है। अब इस बैच की जो दवा है
वो आगे सप्लाई नहीं की जाएगी, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन गड़बड़ी किस स्तर पर आई है? क्या दवाई में कुछ कमी है या फिर उसकी क्वांटिटी में कुछ सवाल है? अच्छा, एक विषय ये भी सामने आ रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए, जबकि ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें बच्चों की इस दवा के पीने के बाद तबीयत खराब हो गई। तो सवाल ये कि आखिर डॉक्टर ने भी उन दवाओं को रिकमेंड क्यों कर दिया? बहुत सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय औषधि निर्माता संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विरंची शाह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर विशाखा गोयल जी कार्यक्रम में है। विशाखा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यशोदा मेडिसिटी से डॉक्टर फराह खान कार्यक्रम में है। फराह जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अमूल्य निधि जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इसमें विरंची शाह सर आपसे ही कर रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि RMSCL ने फिलहाल इस सप्लाई को रोक दिया है, लेकिन सवाल ये कि पहले क्या जांचा नहीं जाता, परखा नहीं गया? आखिर इसी बैच की दवाओं को लेकर के क्यों गड़बड़ियां सामने आ रही हैं? एक केस नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आए। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? पहले तो IDMA को इस महत्वपूर्ण चर्चा में आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। जहां तक मैं समझता हूं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, चाहे वो स्टेट हो, सेंटर हो, ये मैंडेटेड है कि जितने बैचेस के प्रोडक्ट्स ये रिसीव करते हैं, हर प्रोडक्ट का सैंपल लिया जाता है, हर बैच का सैंपल लिया जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है और उसको स्पेसिफिकेशंस में पास होने के बाद ही ह्यूमन यूज के लिए वो रिलीज किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि इस बैच में भी ऐसा ही हुआ होगा और इसका प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद ही इसको यूज के लिए हॉस्पिटल्स को या हेल्थ केयर सेंटर्स को रिलीज किया होगा। जहां तक आप ये जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बने हैं, तो सबको खेद है इस बाबत का। लेकिन जैसे आपने बताया, इसमें काफी सारे पहलू हो सकते हैं। डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग की भी गलती हो सकती है, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन की गलती हो सकती है, डॉक्टर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हो सकती है, काफी चीजें हो सकती है होने के लिए। तो कुछ भी नतीजे पे आने से पहले हमें इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, आउटकम आए और उसके ऊपर से हम लर्निंग्स करें ताकि ऐसे इंसिडेंसेस ना हो। जहां पर भी गैप रही हो, कमी रह गई हो, उसको सुधारना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, यानी कि उसको सुधारना, बेहतर करना ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल एक और, मैं सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ये कहा जा रहा है कि इस कफ सिरप को, अच्छा, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं लिमिटेड एज ग्रुप को ही दी जानी चाहिए या उनको नहीं दी जा सकती है, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए, ये एक बात सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी जो रिसेंट में केसेस देखे गए उसमें ज़्यादातर बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, यानी कि उनकी तबीयत खराब हुई है। तो ये प्रिकॉशंस पहले से दिए जाते हैं, बताया जाता है कि भाई इतने साल से कम उम्र के लोगों को नहीं देनी है, फिर भी दी गई? जी, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो आपने बताया, वो ग्लोबली 5 साल के कम बच्चों के लिए इसका सेफ्टी एफिकेसी स्टडी नहीं हुआ है, इसको यूज नहीं करनी चाहिए। तो अब फिर भी ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर पे है कि उन्होंने कौन सी कंडीशन में रिस्क और बेनिफिट को कैसे वे किया। तो ये वो जिसने प्रिस्क्राइब किया वही बता सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि हाल में किसी को हमें मीडिया ट्रायल में उसको नहीं प्रोसिक्यूट करना चाहिए। लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन, समझना चाहिए और उसके लर्निंग्स पे कहाँ हम इस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें विशाखा जी को भी जोड़ लेता हूँ। विशाखा गोयल जी भी हमारे साथ हैं। विशाखा जी, एक चीज़ इसमें ये ज़रूर दिखाई दे रही है कि कहीं तो गड़बड़ी हुई। अब एक बच्चे की मौत हो गई, कई लोग इससे बीमार हुए, तो असल में जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि भाई किस स्तर पर आकर के ये गलतियां हुई या कहां आकर के ये चूक हुई है। क्या दवा मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ी है? क्योंकि उस बैच की सभी दवाओं को लेकर के फिलहाल रोक लगा दी गई है, उसमें कई, एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो क्या ये भी हो सकता है दवा में गड़बड़ी? जी, जैसा कि डॉक्टर शाह ने बताया है कि बहुत सारे लेवल्स पे गलती हो सकती है और बिना इन्वेस्टिगेशन के हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में है कि क्या हमने उस बैच में कोई मैन्युफैक्चरिंग में गलती हुई है, क्या उसके स्टोरेज में कोई गलती हुई है, या जब हमने उस दवाई के बैच को ट्रांसपोर्ट किया तब हमने वो कंडीशंस में ट्रांसपोर्ट नहीं किया है जिसमें वो दवा रखी जानी चाहिए, या फिर जब हमने उसे डिस्पेंस किया, यानी जब हमने उसे प्रिस्क्राइब किया
तो हमने वो सही से प्रिस्क्राइब किया या नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हम जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो समझ में आएगा कि किस लेवल पे गलती हुई है इनमें से। अच्छा, ये कुछ कारण भी इसमें हो सकते हैं। मैं इसमें फराज जी को भी जोड़ देता हूँ। फराज जी, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए कि कोई भी दवा आती है तो उसको प्रिक्योर करने के लिए और उसको रखने के लिए कोई ख़ास हिदायत भी होती होगी कि भाई आपको इसको इस तरीके से ही रखना है। तो क्या उसमें गड़बड़ी की वजह से भी दवा का जो इम्पैक्ट है वो बदल सकता है, इतना कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए? देखिए ऐसा है, जब ये कफ सिरप्स, तो हम यहाँ कफ सिरप्स की बात कर रहे हैं, कफ सिरप्स में कंपोनेंट्स होते हैं, ये ना बहुत सारे लेवल्स पे स्क्रूटनी होती है इन चीजों की। पहली चीज तो ये कफ सिरप जो होती है, इनके जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स वगैरह डलते हैं। इनके सॉल्वेंट में कई बार इथाइलिन ग्लाइकोल या डाइथाइलिन ग्लाइकोल या फिर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन ले लीजिए या प्रोमेथाजीन ले लीजिए, इन सब की ना सेफ्टी मार्जिन होते हैं। और अगर वो सेफ्टी मार्जिन ही कफ सिरप्स में डलते हैं और हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं ना, यूजुअली अवॉइड। ठीक है, तो यूजली इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड भी किया जाता है, ये एक पहलू है। मैं लेकिन वापस से आऊँगा और फराज जी से जानूंगा कि बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे सिरप हैं या दवाई अगर बच्चों को दे रहे हैं तो खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं वापस से आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा विरंची शाह सर के पास वापस से चल रहा हूँ। सर, एक चीज़ और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, अभी क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं कि जब कोई भी दवा भेजी जाती है सप्लाई के लिए और उसके बाद किसी स्टोर पर पहुँच गई या फिर किसी भी हॉस्पिटल में है, जब वो दी जानी होती है किसी मरीज़ को, तो उसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं कि भाई आपको इस तरीके से रखना है, इसको इस तरीके से सिक्योर करना होगा, है ना, इस कंडीशन में आपको रखना होगा। तो अगर वो उस कंडीशन में नहीं होती है तो क्या उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बिगड़ सकता है, बदल सकता है कि वो किसी के स्वास्थ्य को खराब कर दे? ये जरूर हो सकता है, क्योंकि जो मेडिसिन है, WHO की गाइडलाइंस, वर्ल्ड को हमने 4 जोन में बांटा है, जोन 1, 2, 3, 4। इंडिया जो है जोन 4 में आता है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो मेडिसिन है उसकी जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है मैन्युफैक्चरर के लेवल पे, ये 30 डिग्री टेम्परेचर और 75% आरएच, 70% आरएच, इसके ऊपर इसकी स्टेबिलिटी, इसको जोन 4 भी हम कहते हैं। तो ये माना जाता है कि इस कंडीशन में ये नॉर्मली मीन काइनेटिक टेम्परेचर में स्टोर होगी और फिर स्टेबल रहती है। लेकिन अगर ये जो मेडिसिन है, चाहे ये सिरप हो या और कोई भी मेडिसिन हो, अगर उससे काफी ज्यादा टेम्परेचर में या और कोई कंडीशन में स्टोर होती है, तो इनका जो एपीआई होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिससे इसका इफेक्ट होता है, वो डिग्रेड होने के काफी चांसेस हैं। और जब ये एपीआई डिग्रेड होता है तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ऐसे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो ये नहीं, किसी भी मेडिसिन को उसके ऊपर लेबल पे यूजुअली लिखा होता है इसका क्या रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन है। कुछ में 2 to 8 डिग्रीज होता है, कुछ में 25 डिग्रीज होता है, कुछ में 30 डिग्रीज होता है। तो जरूरी ये इंपॉर्टेंट है कि ये वही कंडीशन पे स्टोर किया जाए। उसके अलावा इसको ओपन करने के बाद काफी जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स और ऑप्थाल्मिक प्रोडक्ट्स वगैरह होती है, तो उसको ओपन करने के बाद भी कितने दिन में इसको यूज कर लेनी चाहिए, इसके भी इंडिकेशंस और लेबलिंग में ये सब प्रावधान है जो इसके ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो लेबलिंग पे होती है, कोई साइंटिफिक बेसिस पे और साइंटिफिक स्टडी के बाद। अच्छा, एक और पहलू भी है सर कि एक जगह पर जब पेशेंट ने कहा कि भाई इससे दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने खुद भी वो दवा पी और अपने साथ जो 108 एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उनको भी वो वहां पर दिखाने के लिए वो दवा पिलाती। तो डॉक्टर साहब तब तक तो ठीक थे, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर तुरंत वॉमिट करने लगे। बाद में डॉक्टर साहब का पता चला कि वो अगले दिन जो है कहीं बेहोशी की हालत में मिले। तो यानी कि आप देखिए कि ये बच्चों पर नहीं, इसलिए मेरा सवाल ये है कि पहले जो कहा जा रहा था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर के ये दवा तो नहीं दी जानी चाहिए, उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन जो सर बड़े लोग हैं उनको भी सूट नहीं कर रही है। देखिए, मैं ये आपके डेटा को चैलेंज नहीं करूंगा क्योंकि हमें मालूम नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन मेरे समझ में ओरल मेडिकेशंस जो होती है उसमें ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती कि आपको खाने के 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के अंदर आपको वॉमिट हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। यूजुअली जो कफ सिरप में ग्लोबली जो इश्यूज पाए गए, वो अभी एक मैडम ने जो बात की थी, DGEG के कॉन्टामिनेशन के इश्यूज आते हैं, और यूजुअली इनका भी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने का या और कुछ ऑर्गन पे नेगेटिव इंपैक्ट होने का 24 से 72 घंटे का मिनिमम टाइम होता है। तो अगर
मान 1 मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि नहीं प्रोडक्ट कॉन्टामिनेटेड थी, एडल्टरेटेड थी, उसमें डीईजी ईजी के लेवल जो आमतौर पे कफ सिरप में इसके इश्यूज कहीं पर हो सकते हैं, मैं लेकिन नहीं कह रहा हूं लेकिन आम इसमें लोगों है, के मन में सर पर एक ही वो भी सवाल वो है। समय लगता है। हाँ। हाँ आम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि एक ही दवा जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी सेंटर्स पर मिल रही है और जिन लोगों ने दवा पी उनकी तबीयत खराब हो गई, ये कोइंसिडेंस कैसा है, मतलब ये समझ से नहीं, परे है। कोइंसिडेंस नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सर, इट इज बेटर कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसमें हुआ है या और कोई डिग्रेडेशन हुआ है, तो ये सारी चीजें एनालिटिकल जांच से मालूम पड़ सके, ऐसी चीजें हैं। अगर ठीक है। देखिए इसमें गलती या तो प्रोडक्ट की है, या जैसे आपने बताया कि बच्चों को जो 5 साल के कम बच्चों को दिया गया है तो उसकी भी एक टॉक्सिसिटी हो सकती है, और या तो स्टोरेज कंडीशन में हो सकती है, और ये सारी पहलुओं का एक प्रॉपर जांच हो। ये सारे हमारे पास एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहती है जिससे हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कोई क्वालिटी का इश्यू है या नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे साथ अमूल्य निधि जी भी लगातार बने हुए हैं। अमूल्य जी, एक चीज़, क्योंकि लोग जब कभी भी खांसी जुकाम होता है तो उसके लिए जाते हैं सरकारी डिस्पेंसरी, चले गए वहाँ जाकर के दवा ले ली, लेकिन वहाँ पर अगर इस तरीके की दवा सामने आती है जिससे एक बार में, तो ये कहीं कन्फ्यूज़न है। अब लोगों के मन में डर ये भी हो गया, कई इलाकों के अंदर तो ऐसा हो गया कि साहब कफ सिरप नहीं लेंगे आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट लागू है, फ्री मेडिसिन स्कीम जो है राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना बहुत फेमस है, 2012 से चल रही है। जो रिसेंट आप सीएजी रिपोर्ट देखिए जो 7 जून 2025 को सरकार को सौंपी गई है, जो टेबल्ड हुआ था, उसमें बहुत क्लियर कट 4-5 चीजें आई हैं। पहली बात तो ये निकल के आई है, जो लोगों के मन में सवाल है, कि कई सारे दवाओं पे टेस्ट रिपोर्ट्स डिले आती है, 1-1 महीने की डिले है, और कुछ लोकल परचेज में दवाइयां जो ली गई हैं वो बिना टेस्ट रिपोर्ट के ली गई, 8 में से 6 एक रिपोर्ट है इसकी। और ये जो इनकी रिपोर्ट है कि जो एसेंशियल ड्रग्स के जो नोटिस होते हैं जो टाइम पे आनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो क्वालिटी का सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो लोगों के मन में ये जो हवस बैठी है कि कप सिरप नहीं लेंगे, सवाल सिर्फ कप सिरप का नहीं है, सवाल पूरा ये सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम है वहां पे, और सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम के साथ जो है जो बाकी दवाइयों का सवाल है कि क्या यहाँ दवाइयां गई। और दूसरी एक तो सप्लाई का शॉर्टेज की सवाल है, अगर 15% सीएचसी में लेस देन 15% दवाई जो एसेंशियल ड्रग्स है वो सप्लाई नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। तो सवाल है कि लोगों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भ्रम में नहीं आने चाहिए। एक पर्टिकुलर दवाई की जो पूरी प्रोसेस है, रेदर देन हमारे पूर्व वक्ता और बोल रहे रहते हैं कि क्वालिटी का सवाल है, तो सवाल जो क्वालिटी का है, ये क्वालिटी की डबल चेक होती है। अगर परचेज किया जाने के बाद वापस सरकार उसको लैब टेस्ट रिपोर्ट बनाती है तभी सप्लाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइज जो परचेज हुआ है और जो डबल क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी वहां पे है, क्योंकि क्वालिटी का सवाल है। और लोगों को इस भ्रम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो फ्री मेडिसिन मिल रही है, उसके क्वालिटी चेक का पैमाना तो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अकाउंटेबिलिटी की सवाल है। कई चाहे ऑफिसर्स हों इसमें जो इन्वॉल्व है, जो क्वालिटी चेक करते हैं, चाहे सीएमएचओ हों, चाहे स्टेट सप्लाईज के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो ये जो चीजें इसके कारण से हुई है भ्रम में, हालांकि लोगों को नहीं रहना चाहिए कि किसी एक दवाई से हुई है। आपने सुना होगा कि कई सारे दवाइयों का और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है उसको डबल चेक करना चाहिए, और लोगों को भ्रम में नहीं, एक दवाई हुई है लेकिन ऐसा नहीं कि सारी ड्रग्स जो है लो क्वालिटी की सप्लाई हुई है, मैं नहीं मानता हूं इसको। हाँ। कुछ हुई है लेकिन इसको डबल चेक करने की जरूरत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के सर ने बोला, हालांकि सरकार ने बहुत बच रहे हैं इससे कि 5 साल से कम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये अहम सवाल है। हाँ। अगर ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का प्रोटोकॉल का उल्लंघन है सीधा सीधा ना, अगर 5 साल से कम के बच्चों को नहीं देनी चाहिए तो क्यों दी गई। हाँ। और जब सप्लाई के साथ आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस देनी पड़ती है ना कि किसको देना है नहीं देना है, तो सवाल ये दोनों चीज है कि अगर ये वहां स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। राजस्थान में ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट लागू है 2012 का, उसका प्रोसीजर है कि कहीं ना कहीं घपलाबाज कहीं हुआ है, या तो परचेजिंग में कहीं गलत हुई है या टेस्ट रिपोर्ट के बिना उसको अप्रूव कर दिया गया। तो ये अहम सवाल है, लोगों को हालांकि इतने भ्रामक में नहीं रहनी चाहिए, एक दवाई हुई है। अच्छा, लेकिन अमूल्य जी, बाकी एक चीज सरकार और, डबल क्योंकि चेक करने की बतौर जरूरत है। हेल्थ एक्टिविस्ट एक लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, और मैं इसलिए आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो रही आधिकारिक तौर पर जो प्रशासनिक अमला है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो, लेकिन अब आम जो लोग हैं, जो मरीज हैं, जो दुकान पर जा रहे हैं या हेल्थ सेंटर पर जा रहे हैं, उनके लिए क्या हिदायत है, उनको क्या समझ रखनी चाहिए उस वक्त? देखिए, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बात देखिए, जो दवाइयां हैं और खासकर जेनरिक मेडिसिन, कम पैसे में लोगों को दवाइयां उपलब्ध मिल रही है राजस्थान में, ये योजना अच्छी योजना है।
तो उन्हें इस तरीके की अगर कोई और भ्रामक में नहीं आना चाहिए आम जनता को, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर कहीं एक जगह गड़बड़ी हो उसकी जांच की जाएगी और जांच में ध्यान देना चाहिए और लोगों को भ्रामक में नहीं रहना चाहिए कि दवाइयां जो जेनरिक मेडिसिन है वो खराब है, क्योंकि वो भी क्वालिटी टेस्ट होके आती है, तो लोगों भ्रम में ना रहें। और मैं तो यही लोगों से अपील करूंगा कि लोग एक जगह हुआ है लेकिन बाकी सरकारी अस्पताल और दवाइयों पे भरोसा रखें और उसको स्ट्रेंथन करने और उसके जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि ये एक ऑप्शन है हमारे पास जो सस्ती दवाइयां मिल रही है जिससे लोगों को, गरीबों को काफी फायदा होता है। लेकिन इसकी जांच आवश्यक है लोगों के लिए भी, और सरकार को भी लोगों को भरोसे में लेना चाहिए और समय पे जांच करनी चाहिए। ठीक है, मैं फराज जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। फराज जी, बच्चों के लिए कुछ विशेष तौर पर, अब ठीक है, इसमें बच्चों को, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद दी गई। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उस पर अब वो दूसरा विषय है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स, अगर बच्चे को खांसी है, कुछ ऐसा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कफ सिरप सही उपाय है या उसके अलावा कुछ और सब्स्टिट्यूट भी है? देखिए, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल अवेलेबल है, नेबुलाइज करा सकते हैं बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं है कि कफ सिरप बिल्कुल नहीं दी जाती। देते हैं कफ सिरप, सही मार्जिन में देते हैं, सही डोज में देते हैं। और जो कफ सिरप है उनमें स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए कि वो कितने बड़े बच्चे के लिए है। ड्रॉप्स आती हैं छोटे बच्चों के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए सिरप्स आती हैं, उससे बड़े बच्चों के लिए इनफैक्ट नेबुलाइजेशन तो है ही एक ऑप्शन कि अगर आप कफ सिरप नहीं देना चाहते तो आप नेबुलाइज करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कफ। कफ कैसा है ना, बलगम वाला है, ड्राई कफ है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ऐसा नहीं, अगर सही मात्रा में दी जाए और उसके अंदर वो कोई कंटामिनेटेड नहीं है, वो कफ सिरप, वो ठीक सप्लाई चेन से आई है, उसका रॉ मटेरियल ठीक है, उसमें सही क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है, तो कोई इशू नहीं है देने में। लेकिन बस वही है, चीजें रेगुलेटरी बॉडीज को भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा, चीजों में सही मात्रा डालनी पड़ेगी, उनका रॉ मटेरियल सही यूज होना चाहिए, उनके अंदर जो भी सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो कंटामिनेटेड ना हो, वो चीपर यूज ना करें मटेरियल, ताकि जस्ट बिकॉज फ्री सप्लाई में जा रही है तो जी चीप मटेरियल यूज कर लिया। रेगुलेटरी बॉडीज थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो जाएं तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मेरा मानना है। ठीक है, बाकी कफ सिरप्स की जगह नेबुलाइज करा सकते हैं अगर ऐसा कोई इशू ठीक है। और जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एक स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि खांसी सिरप को लेकर के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इन सब चीज़ों की जो है, इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सुना, ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बहुत सख्ती के साथ ऐसे मामलों को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। विशाखा जी, अब ये एक साफ है कि भाई इसमें गड़बड़ी कहीं पर भी हो वो जांच होनी चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हर स्तर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि पहले ये सब हम बात कर चुके हैं कि हर लेवल पे हमें काफी इसकी डबल चेक करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब हम इस दवाई को किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेके करेक्ट डोजिंग के साथ हमें उसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये सारे ही लेवल में किसी भी लेवल पे गलती हो सकती है और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इस दवा को लेकर के सवाल उठे और उसके बाद से अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है, लेकिन अब यही सवाल है कि आखिर दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बनी रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।